जय हिंद, नमस्कार साथियों। आज हम पढ़ेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण जो हमारा चल रहा है। पहले पार्ट में हमने देखे थे व्यंजन किस तरह से उनको वर्गीकृत किया जाता है, व्यंजन होता क्या है। अगर वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर आपको हिंदी ग्रामर की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहां पर जाइए, सभी वीडियो को कंप्लीट करिए, फिर देखिए आज का ये वीडियो ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए व्यंजनों का वर्गीकरण का आज हम अंतिम बिंदु पर लेकर चलते हैं। तो हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में वर्गीकरण होता है। तो देखिए हमारा आज है व्यंजनों का वर्गीकरण का लास्ट है चौथा, यानी कि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण वो कितने भाग में हो रहा है, 10 में। अब वर्ण का मतलब ये नहीं कि केवल व्यंजन, वर्ण का मतलब होता है स्वर और व्यंजन दोनों होते हैं। तो चलिए देखिए पहले हम बात कर लेते हैं, जैसे मान लो ऐसे सारणी बनानी है आप सभी को। फिर देखिए पहला है हमारा वर्ण, यानी कि पहले में हम पढ़ेंगे जैसे वर्ण और व्यंजन, इसमें कौन कौन से आएंगे। पहले में वर्गीकरण में तो अ और आ और क वर्ग, हमने वर्ग के बारे में क्या होता है वो अच्छी तरीके से चर्चा कर ली। और विसर्ग, यानी कि आपने देखा होगा कभी इस तरह से ये विसर्ग होता है, यानी कि पहले में आएगा अ आ और क वर्ग पूरा और फिर विसर्ग, इसे कहते हैं। यानी कि इनका जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ, यानी कंठ से कौन कौन से वर्ण बोले जाते हैं तो अ आ क वर्ग पूरा और विसर्ग, और इसको कहते हैं कंठे, यानी कि कंठे से बोले जाने वाले कौन कौन से हैं अ आ और क वर्ग पूरा और विसर्ग। फिर देखिए दूसरे में है ई च वर्ग है इसमें, और ये और स, इसको कहते हैं यानी कि तालु उच्चारण स्थान है, इसको तालव्य नाम से जाना जाता है। यानी कि तालव्य से उच्चारण, यानी तालव्य वर्ण कौन कौन से हैं तो यह है ई, बड़ी ई, च वर्ग पूरा और ये स। आपने संस्कृत में देखे होंगे इनकी कुछ ट्रिक होती है, जैसे इचु ईसा नाम तालु, यानी कि ये सभी ई आ गई और च वर्ग आ गई, ये सा नाम तालु, यानी ये तालु से बोले जाते हैं। उसी प्रकार देखिए तीसरा वर्गीकरण, तीसरे में क्या आएगा ऋषि ऋषि ट वर्ग पूरा और र आएगा और स आएगा, ये बोले जाते हैं मूर्धा से। किससे? मूर्धा से, इसलिए इसको मूर्धन्य कहते हैं। जो उच्चारण स्थान है उसी, यानी कि जो उच्चारण स्थान अगर आपको याद हो गए तो नाम तो बहुत ही इजी है। फिर देखिए चौथा वर्गीकरण, इसमें है लृ, ये संस्कृत में है, हिंदी में देखिए त वर्ग ल आ जाएगा, इसमें स आ जाएगा। ये दंते से बोले जाते हैं, ल बोल के देखिए स ल और त वर्ग पूरा त थ द ध न, ये बोले जाते हैं दंते, इसलिए इसे यानी दंत से बोले जाते हैं तो इसे कहते हैं दंतन्य, यानी उच्चारण स्थान तो क्या हो गया दंत हो गया, और ये नाम क्या हो गया इसका दंते हो गया। अब देखिए पांचवा वर्गीकरण, इसमें आएगा उ और प वर्ग पूरा, प फ ब ब ब म, इस तरह से प वर्ग पूरा आएगा, ये बोले जाते हैं ओष्ठ से। बोलकर देखिए आपको पता चल जाएगा कि उच्चारण स्थान सही है या गलत है। तो ओष्ठ इसमें आएगा और इसे इसका नाम क्या है ओष्ठे है। क्या है? ओष्ठे। अब देखिए छठा वर्गीकरण, इसमें आता है ए और बड़ी ए, यानी ए आई, इसमें देखिए ये कंठ और तालु दोनों से मिलकर बोले जाते हैं। अब क्यों बोले जाते हैं इनका रीजन देखिए, ये क्या मिलते हैं, जैसे मान लो अ और ई मिलाकर क्या बनाते हैं ए बनाते हैं। तो देखिए कंठ और तालु, यानी कि अ तो किस में आ रहा है कंठ में, और ई किस में आ रही है तालु में, तो कंठ तालु, तो ए किससे बनेगा कंठ और तालु। इस तरह से याद करना आपको। तो इसको क्या कहेंगे हम, क्या कहेंगे कंठ तालव्य, यानी कि दोनों मिलाकर कंठ तालव्य, ए और ई मिलकर क्या बनाते हैं ए बनाते हैं। इस तरह से अब इसका उच्चारण क्या होगा तो वो कंठ और तालु से होगा, इसलिए कंठ तालव्य नाम से जाना जाता है। फिर देखिए सातवां, इसमें आता है ओ और औ, यह है दंत ओष्ठ। अब देखिए क्या है, यह रहा दंत, यानी कि इसमें क्या है और ओष्ठ, दंतोष्ठ, यानी कि ये दंत यहाँ पर कंठ है, यानी कि कंठ और ओष्ठ से मिलकर ये रहा कंठ, यानी कि इसमें किससे मिलकर बनेगा, एक तो बनेगा ऐसे और एक ओष्ठ में क्या है इसमें जैसे उ, यानी अ और उ मिलकर, अ प्लस उ मिलकर क्या बनाते हैं ओ बनाते हैं। तो अ आ रहा है इसमें कंठ में और उ किस में आ रहा है ओष्ठ में, तो दोनों मिलकर कंठ प्लस ओष्ठ यानी कंठोष्ठ। तो ओ और औ किस में आते हैं कंठ प्लस ओष्ठ कंठोष्ठ है। अब देखिए आठवां, इसमें है व, क्या है ओनली व है, ये दंत प्लस ओष्ठ से बोला जाता है, इसलिए इसे दंतोष्ठ कहते हैं। फिर देखिए नौवां है वर्गीकरण हमारा, जिसमें केवल एक आता है जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं, यानी स्वर यंत्र से बोला जाता है और इसे अलिजिव्या कहते हैं। क्या कहते हैं? अलिजिव्या। फिर देखिए एक आता है विसर्ग के से पहले आता है, जैसे आपने स्वर पढ़े होंगे तो एक लास्ट में दो स्वर होते हैं इस तरह से अंग और अह, तो विसर्ग वाला तो शुरुआत में आ गया, और ये जो अंग यह है 10वां वर्गीकरण, यानी नासिक के, ये नाक से बोला जाता है। किससे? नाक से बोला जाता है। तो ये थे क्या व्यंजनों के आधार पर वर्गीकरण, यानी उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण था। इनको आप बहुत ही अच्छी तरीके से एक दो बार देखोगे तो आपकी नजरों से निकालोगे तो आपको पूरा कंफर्म याद हो जाएगा। अब देखते हैं जो अन्य वर्ण है, जो व्यंजनों और जो ये सभी है उनसे भी अन्य वर्ण कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारी भाषाओं में परिवर्तन होता गया और अन्य वर्ण और जुड़ते गए, तो उनका भी देखते हैं कि अन्य वर्ण कौन कौन से हैं। अब हम देखते हैं हमारे जो हिंदी के अन्य वर्ण है वो कौन कौन से हैं। हमने व्यंजनों का वर्गीकरण बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लिया, अब हम देखते हैं कि हिंदी के अन्य वर्ण कौन कौन से हैं। तो देखिए सबसे पहले जो है वो है अयोगवाह्य वर्ण। हमने पहले भी चर्चा की जब स्वर पढ़े थे कि अयोगवाह्य दो प्रकार की ध्वनियां होती है, जिसे अंग और अह कहते हैं। यानी अंग यानी ये अनुस्वार हो गया, और विसर्ग यानी कि ये तो हो गया विसर्ग और ये हो गया अनुस्वार, यानी ये दो अयोगवाह्य ध्वनियां हैं। क्या है? अयोगवाह्य ध्वनियां। अब देखिए इनका प्रयोग कैसे, यानी कहां पर कैसे होता है। इनका प्रयोग व्यंजन वर्णों के साथ कभी नहीं होता है, ध्यान रख लेना।
प्रयुक्त नहीं होता है, केवल स्वरों के साथ होता है। अब आप देखोगे कि ये तो इसके साथ हो रहा है, जैसे कंठ हम लिख रहे हैं तो कंठ के साथ है तो व्यंजन के साथ हो रहा है, लेकिन अच्छे से इसको खोलना कि क प्लस ये ए के ऊपर लगा हुआ और फिर ठ है, तो इसका अगर हम पूरा विस्तार, शाब्दिक विस्तार करेंगे तो ये इस तरह से होगा, क प्लस ए जिसके ऊपर अनुस्वार होगा और फिर ठ और ए, इस तरह से होगा। प्रॉपर ऐसे नहीं हो सकता, यानी कि व्यंजन के ऊपर नहीं हो सकता इनका प्रयोग, ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। केवल स्वरों के साथ होता है और इनके सदैव जो मात्रिक जो हम गिनते हैं, इनकी मात्राएं गिनते हैं वो हमेशा 2 गिनी जाती है। कितनी? 2 मानी जाती है। अब देखो हमारा दूसरा है संयुक्ताक्षर। जब हमने व्यंजन के बारे में चर्चा की थी तो लास्ट में बताया था, यानी कि संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं हमने बात की थी, जैसे मान लो क्षत्र, ज्ञ और ऋषि, ऋषि यानी कि इनके बारे में हमने पढ़ा था। श्रय यानी कि ऋषि ये वाला अलग होता है, ये तो स्वर होता है, और एक होता है श्रय, यानी कि इनके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे क्ष, क और स मिलकर, क स और अ मिलकर बनाते हैं क्ष, यानी कि इनको संयुक्ताक्षर इसीलिए कहते हैं कि ये व्यंजनों के संयोग से मिलकर बनते हैं। जैसे क यानी कि क वर्ण और स वर्ण और अ स्वर, इनसे मिलकर क्या बनता है क्ष। इनको आप सीधा ऐसे लिख सकते हो, क व्यंजन और पूरा ये स, इसमें से अगर आप हलंत नहीं लगाओगे तो भी चलेगा। उसी प्रकार देखिए त्र कैसे बनता है, त यानी कि इनके स्वर में आ रही है, जैसे त्र त र, इसी तरह से। फिर देखिए त यानी त प्लस र प्लस अ, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, त हलंत और पूरा र यानी त प्लस र। फिर देखिए गे, इसको हम बोलते थे गे से ज्ञान नहीं, ये गे नहीं, ये जे बोले जाते हैं। इसका सही उच्चारण है जे, यानी विज्ञान नहीं, वो विज्ञान होता है, लेकिन बोलने में क्या हम विज्ञान बोलने लगे। इससे क्या बनता है, जैसे जय प्लस ई प्लस अ, यानी कि हम सीधा ऐसे लिख सकते हैं जय हलंत प्लस ई, ये क्या बन गया गे। उसी प्रकार देखिए श्रय, स प्लस र प्लस अ, और ये से सीधा लिख सकते हैं इसको। तो ये थे संयुक्ताक्षर, यानी 4 होते हैं, और अलग जो व्यंजन होते हैं उनके बारे में हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। अब देखिए तीसरा, विकसित स्वर यानी अनुनासिक या चंद्र बिंदु, ये भी एक प्रकार का अन्य वर्ण है, इसको आपने देखा होगा। यानी कि ये क्या होता है, ओम, ओम जैसे, यानी ओ जैसी आकृति का, इस तरह से आपने देखा होगा चंद्र बिंदु वाला। और इस ये तो है तद्भव, और इसका तत्सम होता है इस तरह का, आपने अनुस्वार देखा होगा कई सारे। ये तो है अनुनासिक और ये है अनुस्वार, ये है तद्भव और ये इसका तत्सम, इस तरह से। अब देखिए ताड़नजात या ताड़नजात उत्क्षेपित द्विगु गुण विकसित व्यंजन, इनमें क्या है 2 है, ये कैसे अढ और ढ, हमने चर्चा की थी इनके बारे में पूरी विस्तार से। अब देखिए इनका हम देखते हैं कि प्रयोग कहाँ तक कैसे हो सकता है। तो इन्हें स्वर रहित नहीं किया जा सकता, यानी इनको स्वर से अलग नहीं किया जा सकता। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनमें से कभी भी नए शब्द का आरंभ नहीं होता, यानी कि इनसे हम नए शब्द नहीं बना सकते। इससे क्या होता है, हमारी शब्द शुद्धि भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगी। फिर देखिए 5वां है हमारा विदेशी स्वर, आगत स्वर यानी आने वाले स्वर, और जो आते हैं उनको क्या कहते हैं, मेहमान। तो ये क्या हो गया, मेहमान स्वर भी कितना, 1 है। ये आपने देखा होगा बहुत सारी बार, यानी कॉलेज, डॉक्टर, हॉकी, इस तरह से जो शब्द होते हैं जिनमें आपने कई बार देखा होगा, जो ये होते हैं ना, ये विदेशी स्वर है, ये आगे से आए हुए आगत स्वर है, मेहमान स्वर, जो कि हिंदी में ऐसे कैसे प्रयुक्त होते हैं। अब देखिए लास्ट हमारा छठा, विदेशी व्यंजन, इनमें कितने हैं, 5 है। विदेशी व्यंजन कितने हैं, 5। एक तो ख यानी ख, ख, ज या ग, ज, फ, यानी इनकी आवाज अलग अलग होती है। ये होते हैं, ये अरबी फारसी शब्द है, यानी कि ऐसे ऐसे उठाकर हिंदी में काम लिया जाता है। और एनसीईआरटी के अनुसार ओनली 3 को मान्यता है, यानी एनसीईआरटी में ओनली 3 का प्रयोग होता है, ख, ज, फ। तो ये 3 चीजें हैं, इन तीनों का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पर है कि ये सारी चीजें हैं, यानी इनमें मेन तो विदेशी कितने हैं, 5, प्रयोग में कितने ले रही है एनसीईआरटी, 3 को। तो ये ध्यान रखना है, ये इनकी वर्गीकरण हो गया। हम आगे और चर्चा करेंगे, एक वीडियो और आएगी वर्णों की, जिसमें पूरा क्लियर कर देंगे, खल्लास कर देंगे वर्णों का। तो इसी आशा और विश्वास के साथ मुझे पता है ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी। लगी है तो बहुत ही अच्छी तरीके से अपने हिंदी प्रेमी विद्यार्थियों के साथ शेयर कर दे, ताकि उनको भी अच्छी लगी। और हाँ, एक बार फिर से सुनो, अगर आपने वो पिछले वाली क्लासें नहीं देखी तो उनको प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखना, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करवा रखी है। अब जो हमारा एक और चैप्टर आएगा, यानी कि वर्णों का जो वर्ण हम पढ़ेंगे उसको एक वीडियो में और खत्म कर देंगे। फिर हम स्टार्ट करेंगे अलग चैप्टर, अलग टॉपिक, बहुत ही अच्छी तरीके से शुरुआत करेंगे। तो तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।